इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। कृष्ण भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी वीरेंद्र भाई, आप न्यू जिक्र करे करो। हाँ, कि भाई खेती करे तो नए नए तरीके से करे। बिल्कुल करें। और नए नए तरीके में तो जो आधुनिक तरीके आ रहे हैं, मशीनरी आ रही है, एक मशीनरी आ रही, खाद आ रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, कीटनाशक आ रहे हैं, खरपतवार नाशक आ रहे हैं। बिल्कुल। और वो क्या कह रहे हैं कि भाई उसकी वृद्धि करने ने, बढ़वार की वृद्धि करने ने, तो वृद्धि नियामक भी आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे। तो ऐसे में यो आधुनिक तरीका नहीं है। पर आप और बात करें कि क्या कोई इससे अलग भी और कोई आधुनिक तरीका है? आप जिक्र करें भाई प्राकृतिक तरीके से भी खेती करना। वीरेंद्र भाई तो पहले ही कर दिया है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि जो इस तरह के प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं ना, आजकल इसको बढ़ावा ज्यादातर जो है ना देने लग गए हैं। अच्छा। क्योंकि जो प्रकृति है, देखो उसके अनुसार जो खेती करेंगे, एक तो देखो बढ़िया खेती होगी, तो बात आप खाने पीने की जो चीज पैदा होगी वो भी बढ़िया पैदा होगी, कुदरती चीज मिलेगी, कुदरती देखो मिलेगी। लेकिन आजकल कई करा ना भाई, जार खाने लग रहे। हाँ, न्यू भी कहते हैं भाई, क्योंकि सारे जगह जो रासायनिक खाद्य वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं, तो क्या इसका कोई तोड़ भी है? हाँ बिल्कुल, तोड़ क्यों नहीं है वीरेंद्र भाई। देखिए, तो जो जैविक खाद है, जैविक खाद अगर आप उसमें फसल में डालेंगे, सब्जियां में डालेंगे, तो देखो बढ़िया होगी और प्राकृतिक होगी। ठीक ठीक, अब समझा मैं बात आपकी। एक दिन आप फिर रहे थे एक गांव में, एक किसान से बात करते हुए। बिल्कुल, मैं घूम रहा हूँ। भी कहते मैं फिर मिलूंगा, बड़ी जल्दी में हूँ, किससे मिलना? तो कौन था भाई? वो अपने भाई थे भाई, गाँव जो है ना वो खानपुर उड़ान के थे, जसमेर सिंह। उसी तरफ फिरते दिखे थे। उसी के दौरा गया था। अच्छा, उसी के लगे जा रहे। तो भाई ने क्या कुछ कहा, किस बारे में बात करी? देखो, भाई ने तो जिक्र कराया है प्राकृतिक खेती के बारे में और जैविक खाद के बारे में। जैविक खाद के बारे में। तो फिर ये क्या कुछ बात हुई? ये और भाई बाट देख रहे हैं, सुनवा देंगे। हाँ बिल्कुल, के बात कही ना, सुनो। आज हम बातचीत कर रहे हैं एक प्रगतिशील किसान जो कि जैविक खेती करते हैं और इसके साथ साथ जैविक खाद का काम भी करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जसमेर सिंह। और आप किस गांव के रहने वाले हो? गांव खानपुर रोडान, जिला कुरुक्षेत्र। तो जसमेर सिंह जी, आप जो जैविक खेती का काम कर रहे हैं या इसके साथ साथ जैविक खाद भी बनाते हो, तो आपको ये जो शिक्षा है कहाँ से मिली? ये मेरे को शिक्षा PNDRCT के माध्यम से मिली, जिसके कारण उन्होंने ट्रेनिंग दी और उसके बाद मैंने एक जगह करनाल NDRC ट्रेनिंग करी, फिर मैंने ये काम स्टार्ट करा। तो आपने जो ये कार्य शुरू किया है, शुरुआत में आपने कितने एकड़ के अंदर ये कार्य शुरू किया खाद बनाने का? ये ओनली शुरुआत तो मेरी एक 100 गज के प्लाट से हुई। 100 गज के प्लाट से शुरुआत करके उसके बाद फिर मैंने इसका रुझान देखा, तो फिर मैंने आधा किला किया। उसके बाद मैंने कुछ और बढ़ा दिया। अब मैं इसको 2 किले में करना चाह रहा हूँ। कि अब आप जो है ना जैविक जो खाद बना रहे हैं वो लगभग 2 एकड़ के करीब बना रहे हो। हाँ जी। उसके अंदर आपने केचुए पाले हुए हैं? हाँ, सारे में केचुए हैं जी, सारे में केचुए है। जो खाद कितने की आप लगभग बेच देते हो साल में? अब तो पहले तो पता नहीं था, अब तो साल में कम से कम 5-6 लाख से ऊपर बेच देता हूँ। आपकी अच्छी आमदनी, यानी कि एक साल में आप 5-6 लाख रुपए की खाद बेच देते हो? हाँ जी। तो ये खाद जो है ना, आप कहाँ बेच कर आते हैं? ये खाद कुरुक्षेत्र के अलावा उत्तराखंड, चंडीगढ़, मोहाली, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह तक पहुंच गई।
आप जो है ना दिन प्रतिदिन कार्य में प्रगति कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको कितने और जो है ना आदेश आते हैं या ऑर्डर मिलते हैं ताकि आपका जो जैविक खाद का कार्य है वो कितना और बढ़ चुका है? पहले का तो पता नहीं, अब तो एक दिन में 1-2 ऑर्डर कोई मोटा आ ही जाता है जी। और दूर दूर से ऑर्डर आते हैं, नज़दीक की ऑर्डर नहीं है, दूर दूर से आते हैं। जैसे कश्मीर हो गया और उत्तराखंड, हरिद्वार से भी आज एक ऑर्डर आया है जी। आपका जो कार्य है जैविक खाद बनाने का वो बहुत ही अच्छा है, और इसके साथ साथ आपके जो परिवार के सदस्य है, क्या आपकी वो सहायता करते हैं जैविक खाद बनाने में? पूरा परिवार मेरे साथ है जी, जो और मेरा भाई फौज में से आया हुआ है और वो भी मेरा साथ देता है, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे दोनों, और इसके साथ साथ मेरी बहन मीना कुमारी जो नगड़ा राजस्थान में है, उसने मेरा बहुत साथ दिया। और जो आप जैविक खाद बना रहे हैं, क्या आपने कभी और किसी को भी प्रशिक्षण के लिए बोला है? जी, मैंने 3-4 जगह ये प्लांट लगवाए हैं, जिसमें 2 कैंथड़ा है, एक का नाम सोमनाथ फौजी जी, और दूसरा रामपाल फौजी जी। दोनों ने अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, उनका भी माल ऐसे ही चल रहा है। और एक है पुंडरी के पास जाम्बा जी, जिसका गुलाब सिंह सरपंच जी, वहाँ पे भी ये प्लांट लगाया, एक ज्योतिसर लगाया है कांग्रेस, और एक गांव बोडी में 1 किले के अंदर ये प्रोजेक्ट लगवा दिया है ये। तो जसमेर सिंह जी, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं जैविक खेती के लिए। क्या आप इस जैविक खाद का प्रयोग अपने खेत के लिए भी करते हैं? हाँ जी, मैं अपने लिए गेहूं, जीरी और घास, सब्जी जैसे आलू, प्याज, जो भी अपने लिए हो सकती है वो सारी मैं इस जैविक में करता हूँ। जैविक खाद उसके अंदर डालते हैं। आप कौन कौन सी फसलें हैं या सब्जी है, और इससे आपको क्या लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं? ऐसा जी, मेरे हिसाब से मैं सारी फसलों पे इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ जी, जिसमें सब्जी तो मेन हो गई है। अब मैंने गेहूं और जीरी पे प्रशिक्षण किया है इसका, उसका भी रिजल्ट मैंने खुद लिया है, और मेरे गांव के ये बात सभी जानते हैं कि हाँ ये जैविक कर रहा है। तो जैविक सब्जी के अंदर आपने कौन कौन सी सब्जियां लगाई हुई हैं और कितने एकड़ में लगाई हुई हैं? तकरीबन 2 कनाल खेत है जिसमें मैं ये काम करता हूँ, जिसमें आलू है, लहसुन है, मूली है, जो घर में यूज होने वाली आम सब्जी हैं, घिया, तोरी और प्याज, मटर, ये सब थोड़ी थोड़ी करके मैंने उसमें 2 कनाल जगह में लगा रखी है। ये क्या आप जो ये करते हैं दूसरों को भी बेचते हो, दूसरों को भी दे देते हो आप इसमें से? हाँ जी, जो हमारे लिए होता है वो तो हम रख लेते हैं, बाकी हम बेचते हैं। आपको कितना मुनाफा हो जाता है जैविक खेती के अंदर, जो आप फसलें लेते हैं या सब्जी आप जो है ना बोते हैं, वो जो आप कितना कमाई कर लेते हैं, जैसे जो जैविक समझ करके आप लोगों को देते हो? ऐसे जो जैविक समझ के मेरे पास से ले जाता है, जो बाजार से चीज आती है उससे मेरे को उससे ज्यादा प्राइस मिलता है। जैसे बाजार में 20 से 25 रुपए अगर आपको मिलेगी तो मेरे पास वो 40 रुपए में मिलेगी जी, तो इतना मुनाफा मेरे को हो जाता है इसमें। यानी कि वो जो लोग हैं वो खरीद लेते हैं आपसे आसानी से, बचती भी नहीं है, घर पे आके खुद ले जाते हैं, हमारे पास बचती नहीं है कई बार भी। क्या आप जो है ना जैविक खाद के साथ साथ जैविक फसलों का भी उत्पादन करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बारे में आप जो है ना जो जैविक खेती करना चाहता है या जैविक खाद बनाना चाहता है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो इस जहर से बचें और इस जैविक को अपनाएं। अगर कोई करना चाहे तो मैं उसको फ्री ट्रेनिंग दिलवाऊंगा PNBR सेफ्टी के माध्यम से जी, और वो नाल NDR भी इसके लिए बहुत अच्छा है, और वो कहते हैं कि कोई उम्मीदवार ऐसा है कि अभी वो करना चाहे, और ये PNBR सेफ्टी है, अगर करना चाहे तो उसकी सहायता भी होती है, वो लोन भी देते हैं जी, और लोन भी ज़्यादा टाइम नहीं, 15 दिन के अंदर वो दे देते हैं जी। तो जसमेर सिंह जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों के लिए दी, जिसमें आपने जैविक खाद बनाने के बारे में बताया और इसके साथ साथ जो फसलें हैं, अजय सब्जियां हैं, उनके बारे में आपने जानकारी दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भाई जी, ये तो भाई जसमेर सिंह ने बहुत बढ़िया जानकारी दी कि जैविक खेती किस तरह से कर सकें, जैविक खाद तैयार करके साग सब्जी और फसलें जो ले सके हैं और एक बढ़िया उत्पादन उससे लेकर जो है आगे बढ़ सके हैं। और इस जानकारी के साथ साथ
कृष्ण भाई जी एक और चर्चा कर ले। कौन सी? और वह चर्चा यह है कि जो हमारा पशुधन है उसने भी सारा साल पौष्टिक चारा तो चाहिए। बिल्कुल, खाने पीने का तो प्रबंध रखना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। तो इसमें के वर्ष भर जो है हरे चारे के लिए रिजका की काश्त किस तरह से कर सके, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो कृष्ण भाई जी जो रिजका है यो 2 दाल वाली एक दलहनी फसल मानी जाए और 12 फसल है जो कि सिंचित इलाकों में बहुत ज्यादा पैदावार देती है। और ये इस फसल को जो है बरसात के मौसम के अलावा हर समय जो है एक अच्छा चारा मिल जाए। थोड़ी उन दिनों में जो बरसात ज़्यादा सी हो, इसकी बढ़वार थोड़ी सी थम सी जाए, कम सी हो जाए। और ऊन नॉर्मल दिनचर्या में देखें तो इसकी बढ़वार अच्छी चलती रहे। बिल्कुल। और अच्छी तरह से जो है इसको पशुओं के हरे चारे के रूप में जो है इस्तेमाल कर सकें। और खास करके ना जिस तरह घोड़े हैं, हाँ। अश्व प्रजाति के जो पशु हैं, अच्छा, या फिर जोर का काम करने वाले पशु हैं, वे उसने बढ़िया चाव से खावे हैं। बिल्कुल। उनके लिए तो एक पौष्टिक आहार माना गया। अच्छा। और ये भी इसमें बात आ जाए, आप न्यू भी पूछोगे पौष्टिक तो है पर इसकी तो किस्में कौन कौन सी है, उनका जिक्र तो जरूर करना पड़ेगा तो ताकि किसान भाई उसने बोल सके। बिल्कुल सही कह रहे हो कृष्ण भाई। तो सुनो फिर जो इनकी बेहतर किस्में हैं, अच्छी किस्में हैं, उसमें है एक लूसण T9। अच्छा, लूसण T9 यह एक सुधरी हुई और उन्नतशील किस्म है जो कि तेज बढ़ने वाली है। गहरे हरे रंग के पत्ते हैं इस किस्म के, और इसका तना पतला, फूल बैंगनी रंग के हुए हैं। और एक बार बोई गई फसल से लगभग 5 साल तक हरा चारा जो है इससे मिलता रहे, जो इसकी सही देख रेख रखें, यानी कि खाद पानी का हिसाब ठीक रखें। सुरेंद्र भाई ये बात कह रहे हो कि 12 मासी हरा चारा मिल सका है। 12 मासी हरा 4-5 साल दोबारा बोने की जरूरत दोबारा न्यू नहीं है भाई। बढ़िया फसल है। न्यू नहीं है कि भाई बरसीन बोई और आगे चल के साढ़ में जाके चिंता होगी, फिर न्यू गई भाई चरी बो। तो एक बार ना बोले और साल भर अपना तसल्ली से जो हरा चारा मिलता रहेगा। अब बात आ जाए हो कि इसके लिए क्या कुछ हिसाब किताब रखे, मिट्टी का, बीज का, उर्वरकों का, या खेत की तैयारी का लगा लें, या इसका बोने का तरीका क्या। बिल्कुल। तो जहां तक इसके बात हम कर रहे थे कि ज्यादा बरसात की या पानी की न जरूरत नहीं। अच्छा। और उन इलाकों में जहां बरसात कम है पर सिंचाई की सुविधा है, नमी खेत में बरकरार रहो जा रिजका को आसानी से उगा सके। बिल्कुल। गहरी अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी जो है इस फसल के लिए बहुत ही बढ़िया मानी गई है। बिल्कुल। हाँ, एक बात का ध्यान रखो कृष्ण भाई। कौन सी? वह यह है कि अम्लीय भूमि जो है, हाँ। और सेम वाले इलाकों में कामयाब नहीं, इसकी बढ़वार थोड़ा कम होगी। बिल्कुल। तो उसमें फिर न्यू रेंज हो जाएगा, किसान अगर केला लिया बढ़ते रहेगा। तो खेत का ध्यान रखें, जांच रखें, अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, जो अच्छी दोमट मिट्टी है। और जहाँ तक बीज की मात्रा का सवाल है तो अच्छी फसल के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज जो है प्रति किले के लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और इसमें जमीन ने अच्छी तरह से तैयार कर लें, बढ़िया से पहली फसल के अवशेष जो है खेत में अच्छे से मिला दें। 2-3 जुताई अच्छी तरह से करके 1-1 फुट की दूरी पर लाइनों में केरा विधि के जरिए 1-2 इंच की गहराई तक जो है, जो अच्छी नमी है, बढ़िया नमी है खेत में बरकरार है, तो सही उस पर जो है फासले पे इसने बो दे। और उसमें बीज को जो है टिक्का लगा के उसने तैयार भी कर ले। यानी कि जो लूसण का टिक्का है माइक्रोबायोलॉजी विभाग जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से मिल सका है। और इसका जो है इस्तेमाल जो हम जिस तरह बरसीन में लगावे टिक्का बस उस तरह उपचार करना है। बिल्कुल, उससे क्रिया करना। और उर्वरकों की बात है तो 10 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि लगभग 22 किलोग्राम यूरिया, 40 किलोग्राम फास्फोरस यानी कि 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति किले के हिसाब से दे दे। और इसको जो है इसमें से कुछ जो है उर्वरक जिस तरह फास्फोरस वगैरह जो 10 सेंटीमीटर की गहराई तक ड्रिल भी कर सके, नीचे दे दे। बिल्कुल। और उसके बाद भी जो है सिंगल सुपर फास्फेट दिया जा सके। हाँ। और जो आजकल का महीना है नवंबर के महीने में दे सके। और जहाँ तक सिंचाई का भी तो आप जिक्र कर रहे थे। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र भाई, देखिए पहली सिंचाई जो है ना बिजाई के करीब लगभग 1 महीने के बाद करनी चाहिए। और इसके बाद भाई जरूरत पड़ा तो गर्मी के महीने में यानी कि 10-15 दिन के अंतर पे, बसंत के महीने में भाई 15-20 दिन के अंतर पे, और जाड़े के दिनों में भाई 20-25 दिन के अंतर पे सिंचाई कर दे रहे हैं। यानी मौसम के अनुसार करते रहे। बिल्कुल। हाँ। और चारे की बात यह है कि नई बोई गई जो फसल है करीब 3 महीने ने पहली कटाई के योग्य हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और इसके बाद भाई कटाई जो कर दे रहे हैं वो 30-40 दिन के अंतर पर करें। वो तो फिर उसी हिसाब से लॉ लिए हो जाएंगे उसमें। बिल्कुल। हाँ। और यह लगभग जो है ना 1 एकड़ में तो इसकी पैदावार करीब 300 क्विंटल तक वो हो जाए। यह तो बहुत बढ़िया जानकारी दी कृष्ण भाई आपने। और इसके साथ साथ आप न्यू भी कह रहे थे कि ये सामने भाई बैठे ये भी जिक्र कर रहे हमारा। बिल्कुल कर रहे। तो क्या कर रहे या मनोरंजन का कर रहे।
हरी तरकारी ली लो, आलू मटर टमाटर ली लो। तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी ली लो, ली लो ली लो ली लो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी ली लो, ली लो ली लो ली लो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो रे ली लो। आलू गोभी मटर टमाटर बिन पत्ता की मूली गाजर, आलू गोभी मटर टमाटर बिन पत्ता की मूली गाजर, टिंडा भिंडी कचिया तोरी, हरा पुदीना ले ले छोरी, लीलो लीलो लीलो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी ली लो, लीलो लीलो लीलो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो रे ली लो। मेथी पालक प्याज बेचते, सस्ती सब्जी आज बेचते, मेथी पालक प्याज बेचते, सस्ती सब्जी आज बेचते। जमुन ते आए अलबेले, घिया पेठा और करेले, लीलो लीलो लीलो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी ली लो, लीलो लीलो लीलो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो रे ली लो। खरीदार दिलदार मिलाना, मर्जीला बीमार मिलाना, खरीदार दिलदार मिलाना, मर्जीला बीमार मिलाना। बहुत बड़ी लाचारी ली लो, नैनो से जलजारी ली लो, लीलो लीलो लीलो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी ली लो, लीलो लीलो लीलो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो रे ली लो। कृष्ण भाई जी, या तो सुनवाया आपने लोकगीत, बड़ा बढ़िया बात करी आपने कि भाई उसमें न्यू कह रहे थे कि हरी भरी तरकारी ले लो। जी बिल्कुल। और बिन
पत्ते की मूली ले लो। तो बिन पत्ता की तो मूली तो जैसा कह दे रहे हैं भाई, पौष्टिकता से भरपूर हो है। इसके तो पत्ते भी उतने ही पौष्टिक हैं जितना कि मूली की जो जड़ है खाने में वो इस्तेमाल करी जाए, वो पौष्टिकता से भरपूर हो है। चलो इस पर तो करेंगे चर्चा कि मूली की बिजाई के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर भी करेंगे चर्चा। पर इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे कि आज के मौसम की बात कर लें, क्या कुछ रहा वीरेंद्र भाई? आज के मौसम की जो चर्चा करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहा 12 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना मौसम भी जो है ना खुशनुमा बना रहेगा वीरेंद्र भाई। अच्छा, तो कृष्ण भाई या तो आपने बात कर ली मौसम की, और साथ साथ कल का जो हमारा किसानवाणी कार्यक्रम है उसमें क्या कुछ हिसाब किताब रहेगा? वीरेंद्र भाई देखिए, जो कल हम चर्चा लेके आएंगे वो आएंगे कि जौ व जई की काश्त के ऊपर करेंगे एक तो बातचीत। अच्छा। और इसके साथ आज की नसीहत में हम करेंगे कि पशुओं का बाह्य परजीवियों से बचाव किस तरह करना है, और साथ ही जानकारी देंगे भाइयों को IYOM यानी कि जो मोटा अनाज है 2023 के लिए विभिन्न गतिविधियां उसके बारे में क्या रहेंगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 के अंतर्गत जो है क्या कुछ गतिविधियां चलेंगी जी, उसके ऊपर भी आप चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो यह तो बहुत बढ़िया जानकारी कृष्ण भाई आपने दी। हाँ। और इसके साथ साथ ही कर लें चर्चा के मूली की बिजाई में जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मूली एक ऐसी जड़ वाली सब्जी है कृष्ण भाई जी, जो कि कच्ची भी खाई जा है, पका के भी खाई जा है, भुज्जी बना लो, रोटियां में पा लो। और एक चीज आपने बहुत पसंद है, आप परोठे मूली के बड़े खाओ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो वीरेंद्र भाई उनमें भी बना लो। सीजन आ गया ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इतवार ना तो आप पहले ही तैयार कर लो, गुच्छी मूली के लिए आगे रख दो। हाँ बिल्कुल, तो क्या भाई तड़की जो है मूली के परोठे, पर कृष्ण भाई ये भुज्जी या कच्ची मूली या मूली के परोठे ये जदी बनेंगे और जदी बढ़िया लगेंगे जब खेत में लाओगे। बिल्कुल। हाँ नहीं फिर तो करते हैं मूली नहीं लाएंगे। और कृष्ण भाई जे खेत में लाना है तो फिर सबसे पहला सवाल ये उठा भाई इसकी किस्म कौन सी लाओ। हाँ, कि हर मौसम में जो है समय समय पे सभी लोगों ने जो है मूली जो है इस्तेमाल करने के लिए खाने के लिए मिलती रहे और किसान भाइयों का एक आमदनी का जरिया भी बना रहे। तो जहाँ तक इसकी उन्नत किस्म है उसमें एक किस्म है पूसा चेत की। हाँ, पूसा चेत की कृष्ण भाई एक अगेती किस्म है। यह मूली सफ़ेद रंग की है, दरमियानी है पर गोल है, और इसमें जो है थोड़ा सा न्यू देखा गया है कि भाई जो तापमान ज़्यादा भी है ना, और जब बरसात भी हो रही है तो उस दौरान भी यह अच्छी बढ़वार कर जाएगी। बिल्कुल। और इससे किसान भैया ने 60 क्विंटल प्रति किले तक पैदावार मिल जाएगी। और इसी तरह एक और है कल्याणपुर 1। अच्छा, यह भी एक अगेती देसी किस्म है। हाँ, इसकी भी जड़ा लंबी हैं, पतली हैं और अच्छी बढ़े हैं और 45 से 50 दिनों में तैयार हो जाए। बिल्कुल। और पैदावार की बात करोगे आप? हाँ करेंगे। तो पैदावार इससे हमने मिल जाए 100 क्विंटल प्रति किले तक पैदावार मिल जाए, यानी कि पूसा चेतकी से थोड़ा ज़्यादा। और इसी तरह एक और है HR1। हाँ, यह दरमियानी मौसम की, दरमियानी अवधि की है। हाँ, यानी कि मध्यम मौसमी कह लो। हाँ, और यह इसकी भी जड़ा लंबी हैं, सफ़ेद हैं, पतली हैं और 50 दिन में तैयार हो जाएगी और इससे लगभग 80 क्विंटल प्रति किले तक पैदावार मिल जाएगी जी। और वीरेंद्र भाई एक और थोड़ा सा बढ़िया चीज बता दो अपना किस्म इसकी। कौन सी वाला? वो है पंजाब सफेद। पंजाब सफेद, सही कह रहे हैं। यो भी एक जो है ना जल्दी उगने वाली किस्म है जिसकी जड़ें भाई चमकीली हैं, सफेद हैं, सीधी हैं और कम जो है ना या तीखी, यानी कि कम कड़वी है भाई, चरचरी भी नहीं है इतनी है। क्योंकि एक बार आप कह रहे थे नहीं पता नहीं कैसी मूली थी, बड़ी चरचरी निकली। हाँ, तो भाई इसकी सामान्य लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर और मोटाई भाई 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर है और औसत उपज भाई 100 से लेकर 120 क्विंटल प्रति किले में भाई इस या निकल जाए। अच्छा, यानी कि 100 से 120 क्विंटल प्रति किले तक इससे पैदावार मिल सका है। तो इससे तो अच्छी खासी पैदावार कृष्ण भाई मिल रही है। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह से कहते हैं जापानीज व्हाइट। हाँ, और यह भी एक जो है जड्डे की एक अच्छी किस्म मानी जाए। बिल्कुल। और इसमें देखें कि मैदानी इलाकों के लिए पछेती किस्म के तौर पर भी इस्तेमाल करी जाए। हाँ, और इससे 80 क्विंटल प्रति किले तक पैदावार मिल जाए। यानी कि किसी तरह से कोई खेत खाली हो रहा है, कई बार न्यू कर ले हैं, आगे पीछे अदल बदल के बोले हैं, खेत के भी अच्छी तरह से इससे पैदावार मिलती रहे तो उसका ध्यान रखते हुए इसको बोया जा सके पछेते किस्म। या कई गेते आलू पाड़ लें। हाँ, उसके बाद खेत खाली हो रहा है। हाँ, उसमें भी लगा सकें। हाँ। और इसी तरह एक और है वाइट आइसकल। यह एक वलैती किस्म है जो लगभग 35 से 45 दिनों में तैयार हो जाए और इसकी जड़ें सफ़ेद, पतली और नरम है
और गुद्दा बर्फ की तरह सफ़ेद मिलेगा। अच्छा जायकेदार है, स्वादिष्ट है खाने में भी, बनाने में भी, और बढ़िया है, पैदावार देते हैं खेत में लगाने पे भी। बिल्कुल। और जब ये तो बात कर ली हमने किस्मा की, हाँ। तो इसकी जहाँ तक बात करें हम बिजाई की, तो 2 से 3 किलोग्राम बीज जो है इसके लिए पर्याप्त रहेगा। बिल्कुल। और बीज को ब्रेसिकाल या कैप्टान या थीराम 3 ग्राम दवाई ले लें और उससे जो है उपचारित कर लें। और अच्छे जल निकास वाले हल्की दोमट मिट्टी में जो है इसको सीधा भी बो सकें, डेढ़ा बना के बो सकें। बिल्कुल। और वीरेंद्र भाई एक जानकारी और दे लग गया था भाइयों को। वो क्या बोला? वो है अग्नि अस्त्र बनाने के तरीके के बारे में। अग्नि अस्त्र, ये कौन सा अस्त्र है? ये भी देखो प्राकृतिक खेती खातिर बहुत बढ़िया है ये। अच्छा। और ये दवा की जो प्रयोग है ना, कीट जिस तरह के लाही है, थ्रिप्स है, लीफ रोलर है, फल या वह तना छेदक है, उसको जो है ना यू काबू में कर सका है और 3 महीने तक भाई इसको स्टोर कर सका है। और इसकी बनाने की विधि इस तरह रहेगी वीरेंद्र भाई, एक बर्तन लेना अपना और इसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र लेना है और इसमें भाई 500 ग्राम तम्बाकू पत्ता और 250 ग्राम हरी मिर्च, 250 ग्राम लहसुन और भाई 2.5 किलो नीम की पत्तियां अच्छी तरह कूट के आपने लेनी है वो। और इस गोल को 5 भाग रहने तक उबाल के रखना है। अच्छा। और इस गोल को 24 घंटे के लिए भाई किण्वन हेतु रख देना है और इस गोल को सूती कपड़े से छान लेना है। फिर मात्रा लेनी है आपने 100 मिलीलीटर जो दवाई है, इसको 5 लीटर पानी में मिलाकर शाम के टाइम भाई स्प्रे करना। अच्छा, मतलब शाम के टाइम इसका स्प्रे कर सकें जिससे कि रात भर इसका अच्छा असर रहे। और कृष्ण भाई तो आपने बड़ी बढ़िया जानकारी दी। हाँ। कि इस पर जरूरी नहीं है कि रासायनिक तत्वों का जो प्रभाव कराया जाए, इस्तेमाल कराया जाए, तो ये उसके अनुसार बहुत बढ़िया रहेगा प्राकृतिक तरीके से जो हम इसको इस्तेमाल करें। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। वीरेंद्र भाई, इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। भाइयों से लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।